हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीवीकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भूगोल विषय के मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाने वाला हूं और पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा कैसे जो है आप अच्छे से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको रिव्यू दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर इसके बाद जो है आपके सामने यहाँ पे आते हुए क्वेश्चन विथ मैपिंग के साथ में कराने वाला हूं और आपको अच्छे से समझा भी दूंगा। फिर इसके बाद दोस्तों आपके सामने मैं मैपिंग यहाँ करवा दूंगा, मैपिंग भी जो है यहाँ पे अच्छे से करवा देंगे ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न से। ये सब जो है आप पढ़ सकते हैं, आपके पेपर में दिया रहता है कि कैसे कितने नंबर का क्वेश्चन होता है, कितने शब्दों में लिखना होता है, ये सब कुछ यहाँ पे दिया होता है। ठीक है, तो हम लोग मेन पॉइंट पर आ जाते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों है, मानव भूगोल की निम्न कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। क्वेश्चन का मतलब दोस्तों ये है, कह रहा है कि ऐसी कौन सी संकल्पना है, इसमें ऐसी कौन सी संकल्पना लिखी गई है जो प्रकृति की सर्वोच्चता, मतलब कि प्रकृति को सर्वोच्च बताया गया है। प्रकृति सर्वशक्तिमान है, जैसा प्रकृति चाहेगी वैसा कर सकती है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पर्यावरण निश्चयवाद, क्योंकि इस संकल्पना में पर्यावरण निश्चयवाद में यह कहा गया कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है, प्रकृति जैसा चाहेगी वैसा कर सकती है। तो राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा सा। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो डिपेंड करता कि ऑप्शन में क्या दिया है उसी प्रकार से लगाएंगे। तो देखिए, पहला तो आपका है, जवाब होगा कि पहला स्थान चीन का है। ठीक है, और जो दूसरा स्थान है वो आप जानते हैं भारत का है जनसंख्या में, और तीसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका दिया है तो तीसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का हो जाएगा। अगर इन दोनों में से दिया होता तो इनका नंबर आता, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का नाम नहीं दिया गया है तो तीसरा स्थान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का आता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का उपागम नहीं है। उपागम का मतलब होता है अप्रोच, मतलब कह सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से साधन हैं जिनसे मानव विकास कर सकता है। तो देखिए, आय उपागम, कल्याण उपागम और क्षमता उपागम, ये तीन ऐसे उपागम हैं जो जिसके द्वारा मानव विकास कर सकता है। इसमें जो राइट है वो आपका स्वास्थ्य उपागम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा यहाँ पे है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर पार साइबेरियन रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है। पार साइबेरियन रेल मार्ग का मतलब ये है कि यहाँ पे एक ऐसा रेल मार्ग है जिसमें अवस्थित नहीं है। इसे साइबेरियन रेल मार्ग, ये रूस में पड़ता है और एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ता है। इसके बीच बीच में कौन कौन से यहाँ पे एक तरह से रेल मार्ग स्टेशन आते हैं, इनके बारे में यहाँ पे बताना है। तो देखिए, मस्क, चीता और जो है मॉस्को भी है। ठीक है, मॉस्को रूस की राजधानी है, चीता और इसके बाद जो है यहाँ पे ओमस्क, ये टोमस्क जो है ये नहीं है, तो इसमें राइट आंसर टोमस्क हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है। तो जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे अधिक बिहार में पाया जाता है और सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर में एरिया में, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उन व्यक्तियों की जनसंख्या की घनत्व को जो है जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, छठा नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। तो इसमें राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खनिज तेल उत्पादन से संबंधित नहीं है। तो खनिज तेल कौन सा राज्य उत्पादन नहीं करता है, इसको हमें समझना है। तो असम में होता है, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में नहीं होता, तो इसमें राइट आंसर राजस्थान आपका हो जाएगा। ठीक, आप भी कमेंट करके बताइए कि सातवें का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है, यानी स्थित है। तो पूर्वी तट का मतलब दोस्तों ये है, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए, ये थोड़ा सा मैं आपको मैपिंग कर देता हूँ यहाँ पे ताकि क्वेश्चन में आसानी से आए। अब देखिए, जो है किसी भी मानचित्र को जब देखते हैं ना, तो ये वाला हिस्सा आपका पश्चिम होता है और ये वाला हिस्सा आपका पूर्व होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा कि पूर्वी तट पर, तो ये पूर्वी तट हो जाएगा, ये पूर्वी तट हो जाएगा। ये अब यहाँ पे आपको इंडिकेट करना है।
तो देखिए मार्मा गांव ये गोवा में पड़ता है, गोवा यहाँ पड़ेगा। कोच्चि जो है आपका केरल में यहाँ पड़ता है, ठीक है। और मंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है, यहाँ पड़ेगा। तो तूतीकोरिन जो है वो तमिलनाडु में यहाँ पे नीचे पड़ता है, तमिलनाडु में है। तो तूतीकोरिन इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अति लघु क्वेश्चन की, जो कि 1 नंबर के 2 नंबर के सवाल होते हैं। आसानी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, विश्व के 2 समुद्री पत्तन या बंदरगाहों का नाम बताइए। पत्तन या बंदरगाह एक ही होते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो विश्व के कोई भी 2 पत्तन यानी समुद्री पत्तन आपको लिखना है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि समुद्री पत्तन क्या होता है। तो ध्यान रखिए, इसे मान लीजिए भारत है, ठीक है। जो जैसे मुंबई है, भारत का मुंबई जो है ये समुद्री पत्तन के अंतर्गत आता है। तो जो समुद्र के जहाज होते हैं जब जिस तट पर आकर रुकते हैं वहां से वस्तुओं सेवाओं का आयात निर्यात किया जाता है, उसी को पत्तन या बंदरगाह के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे संघाई और लंदन ये 2 आप इंडिकेट कर सकते हैं, और बहुत सारे हैं। भारत का मुंबई भी, चेन्नई भी, कोलकाता भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये संघाई पड़ता है चाइना में, और ब्रिटेन की राजधानी यानी इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। तो ये जो है आपका समुद्री पत्तन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है। देखिए भी साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में पूछा था, उसी के बारे में समझना है हमें यहाँ पे। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का मतलब क्या। देखिए मान लो जैसे ये एक मान लीजिए रोड है, ठीक है। मान लीजिए एक रोड है, अब रोड आपके रोड के किनारे आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए हाईवे है, ठीक है। ये मान लीजिए हाईवे है और आप यहाँ पे खड़े हैं। आपको इस पार से इस पार जाना है, इस पार से इस पार आपको जाना है। तो मतलब पार का मतलब क्या, एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ना होता है। अब यहाँ पे महाद्वीप लिखा है, तो ये एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ता है महाद्वीप, और किस मार्ग से, रेल मार्ग से, ये बताना चाह रहा है, ठीक है। तो देखिए महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ने वाली रेल मार्ग को पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहा जाता है। इसको थोड़ा सा मैपिंग के माध्यम से समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये है, मान लीजिए जो है ये जो है आपका नॉर्थ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका एक महाद्वीप हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए जो है यहाँ से एक छोर से इस दूसरे छोर तक, यहाँ तक अगर कोई रेल मार्ग जाती है तो इसे पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के नाम से जाना जानते हैं, क्योंकि एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ रही है, एक पार से दूसरे पार जा रही है, ठीक है। तो इसी कहते हैं पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 है, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार पूछा जा रहा है, 2020 से लेकर 2024 तक लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो देखिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है। यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा गया इसको समझने की कोशिश करिएगा। यहां से पढ़ते हैं, जनसंख्या घनत्व का अर्थ किसी क्षेत्रफल में प्रति वर्ग किलोमीटर पे निवास करने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि बिहार में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है और अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे केवल 1 किलोमीटर एरिया में 17 व्यक्ति निवास करते हैं। वहीं बात करें लगभग 1100 से ज़्यादा जो है व्यक्ति 1 किलोमीटर एरिया में बिहार में निवास करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला को आप समझ सकते हैं यहाँ पे। जैसे जनसंख्या घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, ठीक है। इसी को जनसंख्या घनत्व ऐसे निकाला जाता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिया गया है, आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। किसी मान लीजिए किसी देश की या किसी क्षेत्र की जनसंख्या मान लीजिए 10,000 है और वहाँ का क्षेत्रफल जो है 2 वर्ग किलोमीटर एरिया है, तो डिवाइड कर देंगे तो 5,000 व्यक्ति आएगा। मतलब 1 किलोमीटर एरिया में 5,000 व्यक्ति निवास करते हैं, और जो व्यक्ति निवास करते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, उसी संख्या को जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। प्रश्न नंबर है कि 12 नगरीय बस्तियों के प्रकार का अध्ययन कीजिए, अथवा करके पूछ सकता है कि प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों के प्रमुख प्रकारों को विभाजित कीजिए। तो देखिए प्रकार का मतलब ये होता है कि कौन कौन से कार्य होते हैं, वहां पे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा कार्य कौन सा होता है। तो देखिए जैसे बात करें शैक्षिक नगर है, तो शैक्षिक नगर में जैसे इलाहाबाद है, कोटा है, पटना है, यहाँ पे शैक्षिक नगर माने जाते हैं क्योंकि यहाँ पे लोग तैयारी करने जाते हैं। दिल्ली में जो मुखर्जी नगर है वहाँ पे IAS का गढ़ माना जाता है, तैयारी करने लोग जाते हैं। इलाहाबाद में कितने तैयारी करने जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि शैक्षिक नगर वो नगर होते हैं जहाँ पे पढ़ाई को बड़ा महत्व दिया जाता है
और लोग वहां पे अच्छी खासी तैयारी करते हैं। ठीक है, आगे है औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर का मतलब ये है कि जैसे कि अगर बात करें राउरकेला है, बोकारो है, ठीक है, रानीगंज है पश्चिम बंगाल में, तो ये जो एरिया है ये औद्योगिक का विकास यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे ले सकते हैं। परिवहन नगर है जहाँ पे हवाई जहाज, जहाँ पे रेल परिवहन और उसके बाद जो है सड़क परिवहन, अच्छी सुविधाएं जहाँ मिल रही हों को इसे परिवहन नगर के नाम से जानते हैं। व्यापारिक नगर जहाँ पे व्यापार अच्छा होता है। खनन नगर जैसे कि झारखंड वगैरह कोयला उत्पादन होता है वहां से, तो ये सब जो है। गैरसिन नगर जैसे छावनी जो नगर, तो जहाँ पे मिलिट्री की फोर्स पूरा रहती है, वहाँ पे उनका कैंप लगा रहता है, वहाँ पे पूरा उनका जो है प्रैक्टिकल वगैरह होता रहता है, ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह होता रहता है। ये सब गैरसिन या छावनी नगर के नाम से जाना जाता है। आपसे अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि गैरसिन या छावनी नगर से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखेंगे इसमें कि छावनी या गैरसिन नगर वो होते हैं जहाँ पे मिलिट्री या सेना के कैंप लगे होते हैं, या फिर उनके रिसर्च सेंटर होते हैं, या फिर वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है। उस क्षेत्र को गैरसिन नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोस्तों आपके सामने आ चुका है। चतुर्थक क्रियाकलाप सेवाओं का वर्णन कीजिए। देखिए, प्रथम क्रियाकलाप होता है, द्वितीय क्रियाकलाप होता है, तृतीय होता है, ठीक है, और चतुर्थ भी होता है, इसके बाद पंचम भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग को 5 पढ़ना है। तो मेन आपको चतुर्थक क्रियाकलाप आपके एग्जाम में पूछेगा, तो चतुर्थक क्रियाकलाप में क्या लिखेंगे। देखिए, इसके अंतर्गत उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो अनुसंधान यानी रिसर्च और विकास पर आधारित होते हैं। बड़ी बड़ी रिसर्च होते हैं, अनुसंधान होते हैं, और मतलब कि एक तरह से उच्च पोस्ट होता है इस चतुर्थक क्रियाकलाप में। जैसे परामर्शदाता, विश्वविद्यालय शिक्षक, बहुत सारे जैसे स्कूल में शिक्षक होते हैं और कॉलेजों में शिक्षक होते हैं, जैसे कि 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 8 तक स्कूल में शिक्षक होते हैं, फिर इसके बाद डिग्री कॉलेज में शिक्षक होते हैं, फिर विश्वविद्यालय में होते हैं। लेकिन जो विश्वविद्यालय में होते हैं वो चतुर्थक क्रियाकलाप में आते हैं, और जो इंटर तक शिक्षक होते हैं वो डिग्री कॉलेज तक शिक्षक होते हैं, वो आपके तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर है। शोध प्रबंधन, अगर बात करें शोध प्रबंधन, तो मैनेजमेंट एक करता होता है, बहुत बड़ा उसका एक वैल्यू होता है। तो यहाँ पे चतुर्थक क्रियाकलाप के अंतर्गत ये सब आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किन्हीं 2 कृषि आधारित उद्योग का नाम लिखिए। तो किन्हीं 2 कृषि आधारित उद्योग यानी कौन कौन से ऐसे उद्योग है जो कृषि पर आधारित है। तो देखिए, सूती वस्त्र उद्योग, क्योंकि हमें कपास कहाँ से मिलता है, कृषि करने से मिलता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है चीनी उद्योग। चीनी हमें कहाँ से मिलेगा भैया, गन्ना जो उत्पादन होगा तब ना चीनी मिलेगा। तो सिंपल सी बात यह है, सूती वस्त्र उद्योग कपास पर आधारित होता है, चीनी उद्योग गन्ने पर आधारित होता है, और ये दोनों कहाँ मिलेंगे, कृषि करने से। तो यहाँ पे आप पॉइंट समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगला दोस्तों बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बगाती या रोपड़ फसल की 2 विशेषताओं का नाम लिखिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको समझना है कि बगाती या रोपड़ फसल क्या होता है, तभी तो विशेषताएं बता पाएंगे। बगाती या रोपड़ फसल वो होती है जो बागानों में की जाती है, बड़े क्षेत्रों में की जाती है। इसमें कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। जो परिभाषा है यही आप इसमें इंडिकेट करेंगे इसकी विशेषता में। देखिए, इसमें पूंजी और कुशल ये सर नहीं बल्कि श्रमिक यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, कुशल श्रमिक, ठीक है, कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। तो बड़े क्षेत्रों में की जाती है, मतलब बड़े क्षेत्रों में की जाती है, और कुशल श्रमिक और पूंजी की आवश्यकता होती है। तो 2 पॉइंट लिख सकते हैं, इसमें 2 पूछा गया है, जितना पूछा गया है उतना ही लिखेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसकी जो प्रमुख फसल है वो चाय है, रबड़ है, कपास है। ठीक है, यहाँ पे ये कहवा है। ठीक है, कहवा है। तो ये सब जो फसल हैं ये रोपड़ फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आपके सामने। नंबर क्वेश्चन 15 है, मानव विकास को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, मानव विकास कैसे इसको परिभाषित करेंगे। मानव विकास कब कर सकता है, आप अपने दिमाग से सोचिए। मानव विकास कब कर सकता है, आप विकास कब कर सकते हैं, जब आपके पास शारीरिक क्षमता होगी, यानी आपका शरीर काम करेगा, आप स्वस्थ हैं, आप काम करने लायक हैं, तो आप विकास कर सकते हैं। यानी आपका शरीर स्वस्थ है, आपका दिमाग काम कर रहा नहीं, बौद्धिक क्षमता आपके अंदर है, दोनों है, शारीरिक क्षमता भी है और बौद्धिक क्षमता भी है, तभी आप विकास कर पाएंगे। मान लीजिए दिमाग आपका काम कर रहा है लेकिन आप अस्वस्थ हैं, आप
जो है बीमार हैं तो क्या आप काम कर पाएंगे? काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं तो विकास नहीं होगा। दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे रट्टा मार नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग है। अगर समझ जाएंगे तो आसान शब्दों में मैंने यहाँ पे सेंटेंस को लिखा है जिससे आप आसानी से समझ पाओ। बहुत सारे लोग किताबी भाषा रटवा देंगे, रटने से कुछ नहीं मिलेगा भैया। आज याद करेंगे कल भूल जाएंगे। तो समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे आप चीजों को समझ के अपने शब्दों में बयां कर सकते हैं। अब आप ऐसे सोच सकते हैं कि मानव विकास क्या है, तो लिखेंगे कि मानव विकास जब इंसान यानी व्यक्ति शरीर से स्वस्थ हो, दिमाग उसका काम करता हो, यानी बुद्धि हो, बौद्धिक क्षमता होना चाहिए। जब ये दोनों होगा तभी विकास कर पाएगा। आप खुद सोच सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चन को तैयार करेंगे तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट दोस्तों आ चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल को बार बार क्वेश्चन पूछा था, रिपीटेड क्वेश्चन है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। देखिए मानव भूगोल को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। मानव और भौतिक पर्यावरण के बीच जो अंतर संबंध है, उसी अंतर संबंध के अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाऊं। जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है और मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं। अब मुझे इतना बताइए दोस्तों कि आपका जो असर है क्या इस पेड़ पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इस पेड़ का असर मानव पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि प्रकृति का असर मानव पे और मानव का असर प्रकृति पर जब पड़ता है तो इन दोनों का जो अंतर संबंध होता है ना, इसी को मानव भूगोल कहा जाता है। ठीक है, एक तरफ प्रकृति है, एक तरफ मानव है। जब एक दूसरे से दोनों क्रिया करते हैं तो कुछ परिवर्तन जरूर होगा, और यही परिवर्तन या अंतर संबंध जो होगा इसी को मानव भूगोल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे है रटजल के अनुसार। रटजल जो है मानव भूगोल के जनक भी कहे जाते हैं। तो इन्होंने कहा है कुछ, क्या कहा आइए इनको समझते हैं। इन्होंने कहा है कि मानव भूगोल जो है ना, वो मानव समाजों और धरातल के बीच संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित जो शब्द है ना, एनसीईआरटी का है पॉइंट, ये संश्लेषित पर जोड़ दिया गया भैया। और संश्लेषित का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए। संश्लेषित का मतलब होता है जुड़ा होना, आपस में मिला होना। ठीक है, अब देखिए कौन मिला होना, कैसे मिला होना, कैसे जुड़ा होना, मैं आपको वो समझा रहा हूं। धरातल और मानव समाज। क्या मानव धरातल पे रहती है? आपका जवाब होगा हाँ भैया धरातल पे रहती है। तो आप बताइए क्या मानव का असर धरातल पे पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है भैया, क्यों नहीं पड़ेगा। धरातल पे जो संसाधन है मानव उनका उपयोग करता है, और धरातल का असर मानव पे, मानव का असर धरातल पे पड़ता है। तो क्या संश्लेषित हुआ कि नहीं? क्या मानव धरातल से जुड़ा कि नहीं? क्या मानव धरातल से मिला कि नहीं? संश्लेषित इसीलिए कहा गया है कि धरातल और मानव का कुछ न कुछ लगाव है, कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है। आपका आपके परिवार से कुछ लगाव है कि नहीं है? क्या आप अपने परिवार से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? बिल्कुल जुड़े हैं। तो इस प्रकार का जो अध्ययन होगा वो मानव भूगोल के अंतर्गत आता है, उसी को मानव भूगोल कहते हैं। कोई रट्टा मार नहीं है, बस समझने की कोशिश करके दोस्तों आप समझ पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं आसान शब्दों में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। और लघु उत्तरीय प्रश्न जो है यहाँ पे आप प्रश्न दे सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। आप इनको तैयार करिए, मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा, लेकिन मैपिंग जरूर करेंगे। ठीक है, देखिए मैपिंग जरूर करेंगे, यहाँ पे मैपिंग कर लेते हैं, फिर इसके बाद लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न लेकर आएंगे, आपको अच्छे से तैयार करवा देंगे। दोस्तों चिंता मत करिए, बेहतरीन तैयारी करवा देंगे, 1 महीने में आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मानचित्र की शुरुआत में। तो देखिए यहाँ भारत का मानचित्र 5 नंबर का पूछा जाएगा, फिर इसके बाद पूछा जाएगा आपका संसार का। ठीक है, तो पहले भारत का भर लेते हैं, फिर संसार का भर लेते हैं। क्वेश्चन पहला है यहाँ पे, भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए पहला जो है वो यूपी है, ठीक है, और जो दूसरा है वो है महाराष्ट्र, और तीसरा जो है वो है आपका बिहार, ठीक है, और चौथा जो है वो आपका वेस्ट बंगाल है। ठीक है, वेस्ट बंगाल है। तो थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आप यूपी के रहने वाले हैं, और आप भाई यूपी के रहने वाले हैं, तो आपके पास BMW तो होगा ही। क्या होगा? BMW होगा। ठीक है भैया, BMW होगा आपके पास, क्योंकि यूपी वाले हैं। देखिए अब BMW का यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको करेक्शन करना पड़ेगा, बाकी ट्रिक बहुत बढ़िया है। ठीक है, यूपी के पास या यूपी वाले के पास BMW होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो यूपी पहले स्थान पर है। इसके बाद यहाँ पे जो BMW है, इसमें महाराष्ट्र को दूसरे स्थान पे कर दीजिए, बाकी इसके बाद बिहार है, फिर इसके बाद वेस्ट बंगाल। W मतलब वेस्ट बंगाल, और M मतलब महाराष्ट्र, B मतलब बिहार। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र।
तो आइए मानचित्र में कैसे भरेंगे ये समझना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट लिखा है, ये तो हमें लिखना पड़ेगा, इसीलिए आप क्वेश्चन जरूर ध्यान रखेंगे। आइए मानचित्र की बात करते हैं। ये आपके सामने मानचित्र है। देखिए ये मानचित्र आप इस प्रकार से पहले भरिए। अगर आपको स्टेट नहीं पता है कौन सा स्टेट कहाँ पे है तो भैया पता करना पड़ेगा। नहीं पता है तो कमेंट करिए, मैं आपको ट्रिक से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए महाराष्ट्र की अगर बात करें तो देखिए महाराष्ट्र यहाँ पे है, ये है आपका महाराष्ट्र, ठीक है, ये महाराष्ट्र है। लेकिन मानचित्र आपको ऐसा मिलेगा बोर्ड पेपर में, सादा ऐसे दर्शाना पड़ेगा। तो देखिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे इस वाले पॉइंट पर, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ महाराष्ट्र, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे पेन से लिख रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा लिखा रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना छोटा ही लिखना है, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 का जो है ये फर्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट यहाँ पे जरूर लिखेंगे। अब वही चीज आप यहाँ पे दर्शाइए, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिख के फिर इसके बाद जो है यहाँ पे एरो बना दीजिए, और एरो बना के मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि जो है आपको स्पष्ट दिखाई दे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा एरो बना देंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पे एरो बना के यहाँ पे लिखेंगे महाराष्ट्र, यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे महाराष्ट्र। बस इतना काम करना है। इसके बाद जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका जो भी क्वेश्चन नंबर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट, ठीक है। बस इतना काम करना है मानचित्र में, और कुछ नहीं करना है, इतना काम कर देना है, आपका पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ध्यान रखेंगे ऐसे ही मानचित्र भरा जाता है, ठीक है। यही सही तरीका है मानचित्र भरने का। चलिए अब क्वेश्चन बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है गुजरात का एक समुद्री पत्तन बताइए। गुजरात का समुद्री पत्तन का मतलब बंदरगाह यानी सी पोर्ट के बारे में बात कही जा रही है। तो देखिए आप सभी को पता होगा मानचित्र में ये है गुजरात, ठीक है। अब गुजरात में हमें दर्शाना है समुद्री पत्तन, तो गुजरात में भैया पड़ता है एक कांडला बंदरगाह, ठीक है। ये भी यहाँ देखिए, और कांडला यहाँ पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे कांडला पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कांडला बंदरगाह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो भी आपका हो कितना है, 25 का है सेकंड, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेंगे, बिना इसके आंसर गलत हो जाएगा भैया, ध्यान रखेंगे। 25 का जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन है कांडला बंदरगाह। आप इसको मैं थोड़ा सा मैं ट्रिक से माध्यम से आपको याद करा दूं। महसूस करिए बंदरगाह की बात हो रही है, तो एक बंदर है जो रात में कांड करके निकला है भैया, समझ लीजिए एक बंदर है रात में कांड करके निकला है। रात मतलब गुजरात, रात मतलब गुजरात, कांड करके निकला है भैया कांडला बंदरगाह, ठीक है। कहां पे है, गुजरात में है, आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मानचित्र में भरेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है इस प्रदेश की राजधानी। भाई किस प्रदेश, इस प्रदेश में किस प्रदेश, अब भाई किस उस नहीं करना है, किस प्रदेश लिखा गया है, तो इस प्रदेश मतलब भैया जिस प्रदेश में हम लोग रहते हैं, यूपी, ठीक है। तो इस प्रदेश के तेल शोधन कारखाना बताना है, तो तेल शोधन कारखाना यूपी को पहले देख लीजिए, यूपी आपको दिख रहा होगा, ये आपका यूपी हो गया, ठीक है। तेल शोधन कारखाना भैया पड़ता है आपका मथुरा में, और मथुरा पड़ता है लगभग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मथुरा, यहाँ पे दोस्तों लिख देंगे मथुरा। क्वेश्चन नंबर 25 का थर्ड है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का थर्ड लिखेंगे। बस इतना ही काम करेंगे, आपका काम हो जाएगा, पूरा अच्छे तरीके से मैप आप समझ पाएंगे और पूरा नंबर आपको मानचित्र में मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन अगला आपके सामने है, कह रहा है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बताइए। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी भैया ईटानगर है। महसूस करिए कि आपका कोई दोस्त है, ठीक है, आप अपने दोस्त से कह रहे हैं अरुण चल, कहाँ, ईटा पाथने चलते हैं, अरुण चल, तो अरुणा चल, कहाँ चलते हैं, ईटा पाथने चलते हैं भैया। अब काम हम नहीं बचा है, भट्टे भी काम करना है, समझ जाइए, ठीक है। तो चलिए आइए बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। देखिए जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, इसी को कहते हैं अरुणाचल प्रदेश, और इसकी राजधानी है ईटानगर। तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पड़ेगा, नीचे पड़ता है ईटानगर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एरो बना के लिख दे रहा हूँ ईटानगर, ठीक है भैया। ऐसे आपको करना है, ईटानगर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 25 का ये चौथा है, तो 25 का चौथा यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे ही मानचित्र भरना है भैया, देख लीजिए। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश का कोयला खदान बताइए। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो बैतूल जिला है ना, वहां पे मिलता है कोयला खदान। अब देखिए इसे मान लीजिए ये एमपी है, ये मध्य प्रदेश है। अब आपको नहीं पता होगा भाई एमपी, इसमें देखिए यहाँ पे देखिए ऐसे मानचित्र में नहीं पता होगा कि जो इस मान लीजिए एमपी है, तो आपको ये नहीं पता होगा यहाँ पे बैतूल जिला कहाँ पे है एमपी में। तो कोई बात नहीं, सादा मैप मिलेगा। आपको करना क्या है, आप यहाँ पे सेंटर पॉइंट में लगभग यहाँ पे एमपी है ना, यहाँ पे दर्शा दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए एमपी,
अगर आपको पता कि बैतूल जिले में है तो आप लिख दीजिए, नहीं है तो एमपी लिख दीजिए, काम हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पे 5वां है, तो इस प्रकार से आपको इंडिकेट करना है। ऐसे दोस्तों मानचित्र भरा जाता है, समझने की कोशिश करिएगा, और सही तरीके से मैप ऐसे ही भरा जाता है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे विश्व के मानचित्र को कैसे आप भर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है 2023 के अकॉर्डिंग। 2023 में खबर आई थी कि भैया भारत सबसे नंबर 1 हो चुका है पूरी दुनिया में जनसंख्या में, लेकिन ऑफिशियल डाटा नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चीन ही दर्शाएंगे मानचित्र में। तो देखिए चीन जो है आपको सबसे पहले दर्शाना कहाँ पे, तो चीन आपको पता होना चाहिए। ऐसा मानचित्र जो है आपको नहीं मिलेगा, मानचित्र मिलेगा भैया ऐसा, ठीक है, ये सादा मानचित्र ऐसा मिलेगा, यहाँ पे आपको दर्शाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि चीन है कहाँ पे, तो भारत के ऊपर यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है चीन साम्राज्य, ठीक है, यहाँ पे है चीन। तो आप यहाँ पे इंडिकेट करेंगे तो यहाँ पे सादे पर आ जाते हैं, क्योंकि मानचित्र आपको ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे भारत के ऊपर आपको यहाँ भर देनी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे, तो मैं यहाँ पे भर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ चीन। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 का, ये 26 का फर्स्ट है, तो यहाँ लिख देंगे 26 का फर्स्ट। बस इतना ही काम करना है, आपका काम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है यहाँ पे, भैया कहाँ गया क्वेश्चन है यहाँ पे, जापान की राजधानी। देखिए भाई आप महसूस करें कि आप जो है अपने दोस्त से कह रहे भाई जापान खाने और टोक्यो मत, ठीक है, जापान खाने टोक्यो मत भैया। तो जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो मत भैया, जा रहे हैं पान खाने टोक्यो मत। आइए देखते हैं कहाँ पे है टोक्यो। तो पहले इसमें देख लेते हैं टोक्यो को। देखिए ये है आपका समुद्र में यहाँ पे जापान, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सादे मैप में इसको प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे ये देखिए जापान है, ठीक है। तो जापान में छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे इंडिकेट कर दीजिए और यहाँ पे जो है भर दीजिए जापान की राजधानी जो है टोक्यो। ये कई प्रकार से लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, टोक्यो भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, टोक्यो ऐसे भी लिखते हैं और टोक्यो ऐसे भी लिखते हैं, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 26 का सेकंड है, तो यहाँ पे 26 का सेकंड लिख देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहाँ गया भैया, क्वेश्चन ये है, दक्षिण पूर्वी एशिया का एक प्रमुख पत्तन बताना है। अब आपको ये पता होना चाहिए दक्षिण पूर्वी एशिया आखिर है कहाँ पे। तो देखिए मानचित्र है ना ये, चलिए मानचित्र बताते हैं। मैं थोड़ा सा दिशा बता देता हूँ। ये देखिए भैया आपका जो है ये मानचित्र है, ठीक है। और मानचित्र में जो है ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर बाएं साइड पे वेस्ट और इधर आपका ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपसे मैं पूछूं दिशा कितनी होती है, तो आपका जवाब होगा दिशा 4 होती है। लेकिन भैया 4 से अधिक होती है। अगर मैं बताऊं कि 64 दिशाएं होती हैं, तो आप कहोगे कैसे भैया होती हैं। यहाँ पे देखिए इसको अगर 20 से डिवाइड कर देंगे ना, तो यहाँ पे दिशा बन जाएगा। अब देखिए ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ये साउथ ईस्ट के बीच में, तो यहाँ पे साउथ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यही साउथ ईस्ट पूछा है दक्षिणी पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट मतलब दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो एशिया देखिए ये है आपका, ये है पूरा का पूरा एशिया, ठीक है। ये जो है आपका ये पूरा एशिया है, ठीक है। तो एशिया जो है, अब एशिया में ये वाला रीजन आएगा दक्षिण पूर्वी एशिया का, ठीक है। तो यहाँ पे भरना है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, सिंगापुर आपने नाम सुना होगा, सिंगापुर जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब इसमें बहुत ज़्यादा जो है धुंधला दिखाई दे रहा है, बहुत पास पास दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आ जाते हैं और ये जो पॉइंट देख पा रहे हैं ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहीं पे आपका है सिंगापुर, यहीं पे आपका सिंगापुर, ठीक है भैया, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर ले देंगे, काम हो जाएगा, इतना ही आपको करना है। और जो ये वाला पार्ट देख पा रहे हैं ये वाला, इसी को इंडोनेशिया बोलते हैं, उसी के जस्ट ऊपर सिंगापुर है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अगला है कि उत्तरी अमेरिका की एक प्रमुख नदी बताना है। तो उत्तरी अमेरिका की जो है एक नदी बताना है। तो पहले ये देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और सादे मैप में यहाँ पे प्रदर्शित करें तो उत्तरी अमेरिका में जो है एक नदी है यहाँ पे मिसिसिपी मिसौरी, ठीक है, जो अमेरिका में बहती है और यहाँ पे आके यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। तो आप यहाँ भर देंगे जो है मिसिसिपी मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी, ठीक है। मिसिसिपी मिसौरी जो है ये आपका
मिसौरी। इस प्रकार से आपको भर देना है, ठीक है। मिसिसिपी मिसौरी जो है उत्तरी अमेरिका की एक नदी हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने मानचित्र पे दिया गया है, यूरोप का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश 2019 में। तो 2019 के अकॉर्डिंग मानव विकास सूचकांक कहाँ पे सबसे अधिक है और यूरोप महाद्वीप में होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूरोप महाद्वीप कौन सा है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये है आपका जो है यूरोप साम्राज्य, ये है आपका यूरोप महाद्वीप, ठीक है। इस यूरोप महाद्वीप में जो है पूछा गया है, तो ये देखिए यहाँ पे ये है नॉर्वे, ये है आपका नॉर्वे, ठीक है, ये है नॉर्वे। और नॉर्वे की जो राजधानी है वो मैं आपको ट्रिक्स याद करा दे रहा हूं, क्योंकि नॉर्वे की राजधानी या कुछ ऐसे देश है जिनकी राजधानी पूछ लेता है, तो थोड़ा देख लीजिए, आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दे रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों ये है नॉर्वे आपका देश हो गया, ठीक है, नॉर्वे देश हो गया। अगर मैं नॉर्वे का मात्रा हटा दूं तो ये बन जाएगा नाव, ठीक है। और नाव पे आप बैठे हैं और आप महसूस करें कि नाव वाले से कह रहे हैं भाई नाव और स्लो चला, नाव और स्लो चला, तो नॉर्वे की राजधानी हो जाएगी ओस्लो, ठीक है, और स्लो चला ओस्लो हो जाएगी, नॉर्वे की राजधानी हो जाएगी ओस्लो। तो कभी कभी पूछ लेता है जो है राजधानी, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। और नॉर्वे को आप ऐसे भरेंगे तो यहाँ पे सादे वाले मैप में आ जाते हैं। तो देखिए ये है आपका ये टर्न वाला पॉइंट, ध्यान रखेंगे और यहीं पे जो है आपको भरना होगा। तो आप यहाँ पे भर देंगे, यहाँ पे भर देंगे नॉर्वे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 26 का लास्ट है, 5वां, तो आप इस प्रकार से भर देंगे और ऐसे भरेंगे तो पूरा का पूरा नंबर आपको दोस्तों मिलेगा। तो चलिए आपको समझ में आया होगा, जो पूरा प्रोसेस मैंने बताया है आपको समझ में आ चुका होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे, अच्छी खासी तैयारी भी आपकी करवाते रहेंगे दोस्तों, चिंता मत करिए, 1 महीने में बेहतरीन तैयारी आपकी करवा देंगे। चलिए मुलाकात करते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए।